नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल महाराष्ट्र में आए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों पर है। महाराष्ट्र में कल स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए, यानी नगर परिषद, नगर पंचायत के 288 सीटों में से 215 सीटों पर महायुति ने कब्जा कर लिया है। यानी महायुति के तीनों घटक दल शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी ने कब्जा किया हुआ है, जबकि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। सिर्फ 51 शीर्ष पदों पर जीत हासिल कर पाए। पूरे चुनाव में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी और कामयाब पार्टी के तौर पर उभर पड़ी है। शिवसेना और एनसीपी ने भी शानदार सफलता हासिल की है। ऐसे समझ लीजिएगा कि पूरी आघाड़ी मिलकर भी शिवसेना के नंबर्स को पार नहीं कर सकी है। अब महायुति के नेता कह रहे हैं कि यह विकास की जीत है। महायुति पर महाराष्ट्र की मुहर एक बार फिर साबित हो गई है। तो आघाड़ी के घटक दल कहते हैं कि सरकार ने पैसे बांटकर वोट बटेरे। आरोप प्रत्यारोपों से आगे अब चर्चा यह चल रही है कि 15 जनवरी को जो नगर निगम के यानी महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें क्या होगा। बीजेपी शिवसेना एक साथ लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। कांग्रेस अकेले लड़ने का ऐलान भी पहले ही कर चुकी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि राज ठाकरे के साथ, यानी दोनों ठाकरे बंधुओं का मिलन, ऐलान गठबंधन का इससे पहले हो जाए। और इसी बीच उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को हारने वाली पार्टी, टूरिस्ट पार्टी और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में अब आघाड़ी का कोई भविष्य रहा है, या जो बचा खुचा भविष्य है वो अंधकारमय हो रहा है। क्या बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु साथ आकर आखिरी किला बचा पाएंगे, यानी ठाकरे का जो ब्रांड नेम है क्या वो बचा पाएंगे, या बीएमसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक बार फिर कमल दहराएगी। इन तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखें। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे क्या आए? एक नतीजे ने महायुति की मजबूती, आघाड़ी की कमजोरी और आगे आने वाले नगर निगम चुनाव के खतरे पर से एक साफ पर्दा हटा दिया। महाराष्ट्र में महायुति की बल्ले बल्ले है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के साथ हुए चुनाव में शहरी निकायों की 288 में से 215 सीट पर महायुति ने कब्जा कर लिया। नतीजा कुछ ऐसा है कि शहरी निकाय के शीर्ष पदों पर महायुति में बीजेपी को 129, शिवसेना को 51, एनसीपी को 35 सीट मिली, तो आघाड़ी में कांग्रेस को केवल 35, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 और शरद पवार की पार्टी को 7 सीट पर संतोष करना पड़ा। पीएम मोदी से लेकर सीएम फडणवीस तक महायुति के नेता इस जीत को विकास की जीत बता रहे हैं, तो आघाड़ी के नेता नगद पैसों से खरीदी गई जीत के आरोप लगा रहे हैं। जनता जो है ये काम को पसंद करती है, डेवलपमेंट को पसंद करती है, ये इसमें दिखाई पड़ा है। 10-10 हजार, 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। चुनाव आयोग को दबाव में डालकर ये खुले आम पैसे का उपयोग, दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को 288 शहरी निकायों में 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के वोट डाले गए, जिसमें 75% से ज्यादा सीटों पर महायुति ने कब्जा कर लिया। पूरे राज्य में पार्षदों की सीट पर हुए चुनाव का हिसाब लगाया जाए तो महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी ने 3450 सीटें लड़ी, 2180 जीत ली। इनका स्ट्राइक रेट रहा 63.1%, जो 2020-21 के मुकाबले 12% ज्यादा है। इसी तरह शिवसेना ने 1620 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 890 सीटें जीतकर 54.9% का स्ट्राइक रेट हासिल किया। एनसीपी ने 1150 सीटों पर लड़कर 510 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44.3% रहा। लोकसभा के चुनाव में शिकस्त के बाद विधानसभा में महायुति ने जो प्रदर्शन किया वो इस बार भी जारी रहा। दूसरी तरफ आघाड़ी के कलपुर्जे एक बार फिर बिखरते दिखे, क्योंकि कांग्रेस 1980 सीट लड़कर 495 पर जीत पाई, 25% स्ट्राइक रेट रहा। पिछली बार के मुकाबले ये 5% और खराब था। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की पार्टी 1540 सीटों पर लड़कर 285 सीटें जीती, 18.5% का स्ट्राइक रेट रहा और शरद पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट
17.2% रहा, क्योंकि 1100 सीटों पर लड़कर उनकी पार्टी 190 सीट ही जीत पाई। गौर करने की बात यह है कि दोनों ही गठबंधनों ने ये चुनाव अलग अलग यानी गठबंधन में नहीं लड़ा था, लेकिन जीत और हार में बात गठबंधन की हो रही है और नतीजों से पता चलता है कि बीजेपी ने हर 3 में से 2 सीट जीती। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी ने कमाल किया। शिवसेना ने ठाणे कोंकण में जबरदस्त सफलता पाई। महाविकास आघाड़ी के बीच आपसी वोट ट्रांसफर नहीं हुए। बीजेपी शिवसेना के दोस्ताना मुकाबले में 60% सीटें बीजेपी जीती। शिवसेना एनसीपी की फ्रेंडली फाइट में 55% सीट शिवसेना जीत गई। इसका एक नतीजा ये भी नजर आ रहा है कि आने वाले बीएमसी समेत 29 नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी युति में नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की बदहाली का असर नगर निगम चुनावों पर दिख रहा है, क्योंकि इस हार से घबराई उद्धव ठाकरे की पार्टी हर हाल में राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन को बेकरार है। दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। ये एमएनएस को खत्म करने की साजिश है। मन से नेता अगर स्वीकारते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से एमएनएस को खत्म करने की उद्धव ठाकरे की साजिश है। हमने पहले ही अपनी भूमिका स्पष्ट की है और कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर जाना चाह रही है चुनाव में, और उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और मुंबई में एक टूरिस्ट है। टूरिस्ट जैसे पर्यटक होते आते हैं, घूमते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। दिल्ली से इनके नेता प्रचार करने आएंगे, चाय पानी करेंगे और चले जाएंगे। 16 जनवरी को सबका बोरिया बिस्तर बन जाएगा, सब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लगातार हार पर हार की वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के अंदर बढ़ती लड़ाई का असर इंडिया गठबंधन तक पहुंचने की आशंका है, और अगर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस और आघाड़ी के दलों का यही प्रदर्शन रहा तो महायुति के विजय के मौके बढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 हफ्ते बाद 15 जनवरी को बीएमसी समेत बाकी के 28 नगर निगम के चुनाव हैं। इनमें कुल 2869 सीटों पर जीत हार का फैसला 3.48 करोड़ मतदाता 16 जनवरी को सुनाएंगे। इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं के गठबंधन को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यही वो चुनाव होगा जिससे दोनों ही दलों के राजनीतिक भविष्य का आखिरी संकेत मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। एक कहानी कही जाती थी कि राजा की जान तोते में अटकी हुई है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में सारी राजनीतिक पार्टियों की जान मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी जिसे कहते हैं उसमें अटकी हुई है। और ये जो आखिर में अभी चुनाव हुए स्थानीय निकाय, उसके बाद 15 जनवरी को अब बीएमसी के चुनाव भी होंगे। बीएमसी के साथ साथ 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव यानी एक तरीके से मिनी असेंबली चुनाव होंगे, और वहां पर अब कौन क्या कमाल दिखाएगा उसको लेकर हमारी चर्चा होगी। और उसके साथ साथ क्या महाविकास आघाड़ी को, विपक्ष को एक नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, उस पर भी चर्चा होगी। महायुति पर भी चर्चा होगी, उसके भीतर के गणित पर भी चर्चा एक बार फिर होगी। महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स हमेशा नया कुछ आंकड़ा लेकर सामने आता है और उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, चित्रा बाथम कांग्रेस की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी, शाइना एनसी शिवसेना की प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगी, आनंद दुबे भी थोड़ी देर में शिवसेना यूबीटी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। उनका बयान आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा कांग्रेस को लेकर। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के प्रवक्ता और महेश चौहान एनसीपी एसपी यानी एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल कि क्या स्थानीय निकाय चुनाव में जो नगर परिषद नगर पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें हार के बाद महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी आखिरी सांसें ले रही है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि अब आने वाले चुनाव में हम अकेले जाएंगे, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल, क्या बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु साथ आकर सियासत का आखिरी किला बचा पाएंगे? सिर्फ सियासत का किला नहीं तो ठाकरे का ब्रांड बचाने की भी उनकी क्या ये कोशिश रहेगी? और तीसरा सवाल, क्या नगर निगम चुनाव में बीजेपी शिवसेना ने एनसीपी को हानिकारक करार दे दिया है? क्योंकि नगर निगम चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी तो कह रही है हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अजीत पवार को अभी भी साथ में लेने को तैयार नहीं है। तमाम सवाल है। शहजाद पूनावाला, भारी जीत हुई है, सबसे पहले बीजेपी को बधाई, 122 आपके नगराध्यक्ष चुनकर आए और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 63% आपका स्ट्राइक रेट भी जो पार्षद चुने गए हैं नगर निगमों में वहां पर भी आपका देखा जाता है। एक बार फिर आपने कह दिया है कि बीजेपी ही नंबर 1 की पार्टी और बाय फार बाकी आपके सहयोगी दलों से भी नंबर 1 की पार्टी साफ नजर आती है। तो अब महानगर पालिका को लेकर
शिंदे को साथ में लेंगे लेकिन एनसीपी को साथ में नहीं लेंगे, ये सब तैयारी है अपने बलबूते पर? सर्वप्रथम या ऐतिहासिक जनादेशाबद्दल महाराष्ट्राची महान जनतेला मी मनापासून धन्यवाद आणि आभार सांगू इच्छितो। उनको जनता को धन्यवाद करते हुए देखिए साहिल जी, एक बात स्पष्ट है कि जो 1 वर्ष पहले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, टीम बीजेपी और टीम महायुति को जो आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद को बरकरार रखते हुए 288 बॉडीज में से केवल बीजेपी को 45% बॉडीज जिता दी, महायुति को 75% बॉडीज जिता दी। इसमें 2-3 संकेत छिपे हुए। एक, पिछले 1 वर्ष से जो हमारी सरकार चल रही है और जो फडणवीस जी की लगातार सरकार चलती आ रही है और जो टीम बीजेपी का कार्यक्रम है और जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी काम करते हैं संगठन के रूप से भी और सरकार के रूप से भी, जनता उससे केवल संतुष्ट ही नहीं बल्कि हमारे सकारात्मक मिशन और विजन के साथ जनता जुड़ी हुई है। एक तरफ तो आपने देखा मिशन और विजन वाले काम करते हैं तो कैसे एक साथ आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और अभी हमने आपको उदाहरण दिया है। और दूसरी तरफ क्या है, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली पोजीशन के लिए, एम्बिशन के लिए लड़ाई और ऑब्सेशन और तुष्टीकरण। और इसीलिए जनता ने इस प्रकार के नकारात्मक संगठन को या नकारात्मक जो अलायंस है इसको बार बार रिजेक्ट किया है। आप देखिए, जब इनको विधानसभा में हरवाया चुनाव जनता ने, तो तब भी वो कुछ नहीं सीखे, अभी भी वही राजनीति पे अटके हुए हैं। और मूलतः अगर आप देखेंगे, हमारा एक कॉमन प्लैंक है, सुशासन का कॉमन प्लैंक है, गुड गवर्नेंस का कॉमन प्लैंक है, एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारा हिंदुत्व पे कॉमन प्लैंक है। पर यहां पर देखिए क्या कॉमन है, यहां पर आप पूछे ना, आज जो ट्रिपल तलाक हो चुका है, पता नहीं आनंद दुबे जी जो वो काजी है जिन्होंने, बता रहा हूं ना, वो भी है, बता रहा हूं, सब बता रहा हूं, एक एक करके बता रहा हूं। पहले तो मैं इंतजार में हूं कि जो उद्धव सेना की तरफ से आनंद दुबे जी आए हैं, अब पता नहीं वो पैनल ज्वाइन कर पाए कि नहीं कर पाए, मतलब करेंगे ना, पहले ही 3 तलाक दे दिया। और वैसे भी इनका गठबंधन जो है, वैसे तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, पर ये कहां पे ये मैरिज बनी हुई थी पूछे ना। सावरकर जी के विषय पर कुछ कॉमन है? नहीं है। हिंदुत्व के विषय पर कुछ कॉमन है? नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे जी कांग्रेस के लिए बोलते थे, सोनिया गांधी जी के लिए बोलते थे, उसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो ये अननेचुरल अलायंस था स्टार्टिंग से, और जब ये लोग साथ में आए तो एक रह भी नहीं पाए। और इसीलिए आज उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने कांग्रेस से किनारा किया, और कांग्रेस भी बोल रही है कि अब आगे के चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस, जैसे अब आपने बोला कि अजीत दादा पवार के साथ हमारा क्या रिश्ता है, देखिए हमारा कुछ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे एक फर्म अलायंस होता है, जैसे एकनाथ शिंदे जी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस है, बहुत पुराना है। और कुछ अलायंसेस हमारे स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल होते हैं, जो अजीत दादा पवार के साथ है। ये फडणवीस जी ने पहले भी समझाया। पर मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस और उद्धव सेना का ना आइडियोलॉजिकल है, ना स्ट्रेटेजिक है, ना टैक्टिकल है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब देखिए 10 सेकंड, हाँ मैं 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है हमें, और थोड़ी बातें बता के रखिए, अपने को बहुत बड़ी चर्चा करनी है। आनंद दुबे आ गए, देखिए आनंद दुबे सुनिए, आपको जवाब देना है इसका। बार में सारी बातों का देखिए, नहीं, आनंद दुबे जी तो अब बेचारे क्या जवाब देंगे। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके नेता है संजय राउत। अब संजय राउत अभी भी डिल्यूजन में है, वो बोलते ईवीएम से हमारे। अब महेश चौहान जी है, अच्छे भले व्यक्ति है, उनकी पार्टी बोलती है, सुप्रिया ताई ने बोला है कि ईवीएम को दोष नहीं देना है। अच्छा, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? अब चित्रा जी भी बैठी है, कांग्रेस जो है उसकी जमींदारी चली गई है, पर अभी भी वो जमींदार मोड में, ये शरद पवार जी ने बोला था। अब बंगाल में उन्होंने लेफ्ट को छुआ, लेफ्ट समाप्त। आरजेडी को बिहार में छुआ, आरजेडी समाप्त। उत्तर प्रदेश में 2017 में अखिलेश जी को छुआ तो अखिलेश जी समाप्त। अभी और किस किस को छूकर समाप्त करने, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को छुआ था तो वो समाप्त। तो कांग्रेस एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मुझे और आपने कहा कि इस नतीजे से, शहजाद, इस नतीजे से आपने कहा, जल्दी से मुझे संक्षेप में 20 सेकंड में जवाब चाहिए। इस नतीजे से आपने कहा कि कई सारे संकेत मिलते हैं। एक संकेत तो मुझे भी मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही ये नतीजे आए, मैं सोचने लगा 2 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में आए थे, और तब उन्होंने एक भाषण दिया था कि अब महाराष्ट्र में बीजेपी को किसी के भी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब इस चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि ये जो चुनाव लड़े गए वो अलग अलग लड़े गए, आपके लोगों ने भी शिंदे की पार्टी के खिलाफ, मतलब शिवसेना के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे।
तो अब तो यह साबित हो गया ना, बिना किसी बैसाखी के बीजेपी 50% सीटें महाराष्ट्र में जीत सकती है स्थानीय निकाय चुनाव में। इसको भी संकेत मान ले हम। ऐसा है साहिल जी, ये पूरी जो जमात और मंडली है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती, सहयोगियों को धोखा देगी, ये बिहार में भी बड़ा नैरेटिव चलाने के लिए कुछ बहुत सारे लोग बहुत अति उत्साहित थे। नीतीश जी को मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बता रहा हूं आपको कि क्या उसका स्टेटमेंट है, संकेत लूं क्या? मैं भी आपको क्या कह रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना क्या संकेत लेना, मेरी बात तो सुनो। और उस समय पर भी बिहार के चुनाव से भी पहले नड्डा जी के स्टेटमेंट को, अमित शाह जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बताया गया कि देखो ये लोग जो है नीतीश जी को धोखा दे देंगे। अब नीतीश जी को एक नहीं दो बार, जबकि हम बड़ी पार्टी, हमने मुख्यमंत्री बनाया। उसी तरीके से हम बैसाखी नहीं मानते अपने अलायंस पार्टनर को, हम सम्मान करते हैं हमारे अलायंस पार्टनर का। और इसीलिए जिस प्रकार से हमने यहां पर भी मिलकर चुनाव लड़ा है या जहां पर भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं। पर दूसरी ओर मैं पूछना चाहता हूं, बैसाखी कौन अपने आप को मानता है? अब ये गठबंधन पर मैं आऊंगा दोबारा, क्योंकि मुझे उसको रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 29 जगह पर महानगर पालिकाओं के चुनाव होने, 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। जो अभी चुनाव हुआ उससे भी बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है 15 जनवरी को, तो वहां पर के अलायंस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आनंद दुबे जी। आज कोई कविता आपके पास है? उस दिन तो आप बड़े कांग्रेस को लेकर कविता सुना रहे थे, अब आप अपने हाल को लेकर ही सुनवा दीजिएगा, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट तो नंबर 5 पे चला गया। इसमें आप कहीं सपने पाल रहे थे कि देखिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज नंबर 2 पर एकनाथ शिंदे यहां पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर। आज भी कुछ आपको कहना पड़ेगा। साहिल भाई नमस्ते। देखिए, जब हम राजनीति और सामाजिक जीवन में काम करते हैं और चुनाव में आते हैं, युद्ध में आते हैं, तो या हार होगी या जीत होगी। लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, विधानसभा के चुनाव में हमें एक हार का सामना करना पड़ा। ये स्थानीय निकाय के चुनाव थे, इनके मुद्दे अलग थे, इसमें हम हारे हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका सहित जो 28 और महानगर पालिकाएं हैं, उसके मुद्दे अलग हैं, उसकी रणनीति अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है। 15 जनवरी को हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम खोया हुआ जन विश्वास जनता के सामने जाकर फिर जीतें, और 16 जनवरी को जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हों। ये तो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो याद आ गया कि जंगल में जब हाथी चलते हुए कमजोर हो जाता है तो खरगोश उछलकर उसका कान काट लेता है। अरे शिवसेना थोड़ी सी कमजोर हुई है तो अब क्या भाजपा हमको ज्ञान देगी? भाजपा से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई है। मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं, ये जो पिक्चर में डायलॉग है धुरंधर का, ये हमारे ऊपर है। हम घायल हैं तो ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि हम घातक होंगे। और ये जो लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है, ये मुंबई को बचाने की लड़ाई है, मराठी मानुस की लड़ाई है, ठाकरे ब्रांड की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम अपना सर्वोच्च बलिदान करेंगे, अपनी पूरी ताकत से आएंगे, और मुंबई करों का वो जो विश्वास हम पर 30 वर्षों से लगातार है, उसको फिर से जीतकर मुंबई महानगर पालिका सहित बाकी 28 महानगर पालिका में अपनी सत्ता बनाएंगे। ये हो गई हमारी पार्टी की बात। दूसरी बात, अब कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना है, अकेले लड़े। कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक टूरिस्ट है, एक पर्यटक है। आओ, घूमो, टहलो, चाय पानी करो, प्रचार करो, चुनाव हारो और दिल्ली जाओ। ये कांग्रेस पार्टी को हमारी सलाह है, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम तो यही चाहेंगे। तो ये हमारे घर की जो सिर फुटवल है, ये हम देख लेंगे। अजीत दादा पवार का जो हालत इस समय बीजेपी ने किया है, या जो शिंदे सेना की हालत बीजेपी ने किया है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। तो लड़ाई वहां भी है, लड़ाई यहां भी है। वहां एक प्रकार से गुलामी है और यहां अंगड़ाई है। तो जब अंगड़ाई है तो अंगड़ाई का सामना हम करेंगे। इसीलिए हमको किसी और से कुछ समझना नहीं है। हमारा फोकस एक ही है, मुंबई को बचाना है और मुंबई को विकास के रास्ते पर लाना है। जो पिछले 4 सालों में कुशासन यहां फैला है, उसको मिटाना है। लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का प्रदर्शन आपसे बेहतर रहा है। वो आप उनको टूरिस्ट पार्टी कह रहे हैं, लेकिन आपके नेता तो वहां पर प्रचार के लिए भी उतरे नहीं थे। साहिल जी, हाँ जी, चाइना जी आप बताइए। चलिए आप हाँ जी, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हम जीते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे शिवसेना जीती है, वो एक तरफ, और पूरा ऑपोजिशन एमवीए का एक तरफ, आप इकट्ठा करें तो भी शिवसेना से कम है।
क्या बातें कर रहे हैं। और मैं तरस खाती हूँ आनंद दुबे जी के ऊपर। अभी भी वो ठाकरे ब्रांड ठाकरे ब्रांड ठाकरे ब्रांड। आप ये नहीं समझे कि सरनेम के आधार पे वोट नहीं मिलते हैं सर, काम के आधार पे। जिस ढंग से एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पे उतरे, एक एक जगह, एक एक गली नुक्कड़ जहां उन्होंने प्रचार किया, वहां 53 म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर पंचायत के अध्यक्ष हमारे हुए, जो शिवसेना के इतिहास में भी दुगना बड़ा हमारा टैली। तो ये तो मान लीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, ये आप मानेंगे नहीं। और अब मैं आपके लिए एक शायरी कहना चाहती हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन सर ये उम्मीद के लिए आपको काम करना पड़ता है। आपने काम कभी नहीं किया। शिवसेना की टैली जो है महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस में, वो अपरंपार रहा है, ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि हमारे नेता काम करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता घर बैठ के राजनीति नहीं करते हैं। और लोगों ने ये जताया कि जो आप घर बैठ के राजनीति करने वाले हैं तो आप घर ही बैठिए, वो बेहतर है। और मुंबई को बचाने की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी घमंड। आपने तो मुंबई को लूटा है। अब आप देखिए ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस में जो अपरंपार काम आनंद दुबे जवाब दीजिए। ये आप तो साथ में आएंगे। अब तक तो अलग अलग लड़े हैं, लेकिन अब तो बीजेपी और शिंदे साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। समझ में घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस, शरद साहिल भाई, पवार, उबाटा सेना, साहिल भाई, तो भी शिवसेना अपने बलबूते आगे है। साहिल भाई पिछले 30 वर्षों से लगातार मुंबई की पावन पवित्र धरा पर मुंबई की जनता के आशीर्वाद से शिवसेना का भगवा झंडा मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका पर लहराता रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि जब 2017 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, उसके बाद भी 2 सीट हम इनसे ज्यादा जीतते। अरे भगवा हमेशा याद, भगवा तो देखिए मेरे दिल में, भगवा तो मैं जैसे मोदी जी गमछा लहराते हैं ना, वैसे ही मैं अपना भगवा अपने पास रखता हूँ। मेरे दिल में मेरा भगवा है। ये आपसे ज्ञान नहीं लेना है। हमारे हृदय में राम है और हाथों में काम है, और आपके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। आप लोग पीठ पे छुरा भोग देते हो, तो आपसे तो ज्ञान नहीं लेना है। शायना जी उसको बात खत्म करने दीजिए। शायना जी बीच में नहीं, जब महानगर शायना जी बीच में नहीं, उनको बात खत्म करने दीजिए। साहिल भाई इनको समझाइए कि हम बहुत आदर और सम्मान के साथ डिबेट करने वाले प्रवक्ता हैं। साहिल भाई, इन्होंने भगवा कहा। भगवा तो हमेशा आनंद दुबे जी के गले में है। मोदी जी जब गमछा लहराते हैं तो ये लोग ताली बजाते हैं, और आनंद दुबे भगवा लहराते हैं तो रोना गाना शुरू कर देते हैं। इससे समझ में आता है कि ये भगवा को प्यार नहीं करते, नफरत करते हैं। अरे हमारे देश में सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, हम सारे हिंदू एक हैं, सारे सनातनी एक हैं, तो आनंद दुबे से इतना बैर क्यों, उसकी पार्टी से इतना बैर क्यों? मुंबई के चुनाव विकास पर लड़े जाते हैं। आज पर्यावरण की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कोस्टल रोड की बात हो, चाहे मुंबई देखिए वहां पर हाथ हिला रहे हैं, सारे आप गमछा लहरा रहे हैं, शहजाद वहां पर हाथ हिला रहे हैं। देखिए शहजाद, देखिए ऐसा है, पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं, आनंद जी आप भी कांग्रेस से ही आए थे उद्धव सेना में, भूल गए क्या आप खुद कांग्रेस के प्रोडक्ट है। अब मेरी बात हो जाने दीजिए। आनंद जी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज आप कांग्रेस को खरगोश बोल दोगे। और एक समय पर तो उद्धव सेना को हम शेर मानते थे, उस समय पर वो हिंदुत्व का शेर कहलाता था जब हमारे साथ था। आज सोनिया गांधी की सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुका है, और कांग्रेस नाम का खरगोश कान काट कर बोलता है कि ये कौन है उद्धव सेना वाले, इनके साथ तो चुनाव नहीं लड़ना है, बीएमसी काम इनको एक्सपोज करेंगे। तो कांग्रेस की ये स्थिति बन चुकी है। सुन लीजिए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला साहिल जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। साहिल जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आनंद जी साहिल जी मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। आप साहिल जी मेरे ऊपर भी वही कृपा दृष्टि दोहराई है। शहजाद बोलिए। मेरे ऊपर भी वही कृपा दृष्टि, नहीं वही कृपा दृष्टि आप पर भी। चलिए प्लीज। हाँ। दूसरी बात अभी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। धन्यवाद साहिल जी। दूसरी बात, आनंद जी बोलते हैं कि भगवा मेरे गले में है, भगवा मेरे दिल में है। अरे भाई, भगवा जहां पर भी है दिखाओ ना भगवा है तो। अभी ये दीपम इशू में जो तमिलनाडु का एक जज दीपक के लिए अधिकार दिया हिंदुओं को, तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट साइन किया आपने उनके साथ गठबंधन कर दिया जो बाबरी बनाना चाहते हैं। आपने उनके साथ कर दिया जो सावरकर जी को गालियां और अपमानित करते हैं। आपने उनके साथ कर दिया गठबंधन जो आए दिन जो है हिंदुत्व को अनाप शनाप बोलते हैं। और यह था संजय राउत का बयान, 17 मिनट में बाबरी को लात मार के गिराया। बोलो अब इस बयान पे कायम है?
और पूछो ये कांग्रेस की चित्राबातम से। दूसरा विषय मेरा ये है, आनंद जी आप बताइए ना कि मैं किस पे भरोसा करूं। ये संजय राउत 9 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और साहिल को बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, और 4 बजे आकर बाइट देते हैं आनंद दुबे जी और बोलते हैं कि कांग्रेस खराब है। ये साहिल जी किसकी बात को मानना है? ये संजय राउत को मानना है या आनंद दुबे को मानना है? क्योंकि ईवीएम पर तो स्पष्टता से वो तो चित्रा जी से आप पूछेंगे। आनंद दुबे जल्दी से आपका जवाब। तो किसको मानना है, संजय राउत? 5 सेकंड चलिए चित्रा जी के पास जाने के पहले आनंद जी आपका जवाब जल्दी से। पहले तो खरगोश मैंने बीजेपी को कहा, पहले तो खरगोश मैंने बीजेपी को कहा, और दूसरा हिंदुत्व की बात करने वाले एक पिस्सू जैसा देश हमारे बगल में बांग्लादेश है, वहां पे हमारा हिंदू भाई जलाकर मार दिया जाता है और केंद्र सरकार सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद। आज हमारे हिंदू तकलीफ में है, पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। क्या इसीलिए आपको चुप कर रहा था? इसीलिए हिंदुत्व की बात करते हो? अरे उनको घर में घुस को मारना चाहिए था। काश हम होते दिल्ली में तो बांग्लादेशियों के जिसने कृत्य किया कुकृत उसको उसका जवाब उसी के भाषा में देते, लेकिन आप लोग सोए हो। क्या करोगे? कुंभकर्ण हो ना, 6 महीने में एक बार जागते हो, जब चुनाव आता है तो जाग जाते हो, चुनाव चला जाता है तो सो जाते हो। आपको जगाने के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से भोंपू बजाना पड़ेगा। एक प्रकार से मुंबई में लौटते हैं, बहुत बांग्लादेश की बातचीत अलग से होगी, तब जागोगे आप। बांग्लादेश की बातचीत अलग से होगी। हाँ ठीक है, चलिए चित्रा जी। लेकिन देखिए आपको जाते जाते टूरिस्ट कह के चले गए। पता नहीं, ये बात तो ठीक है शहजाद की कि कहीं ईवीएम कहीं कांग्रेस को गाली, इसी तरीके से शिवसेना का चल रहा है। और अभी तो आपने घोषित कर दिया है कि आप तो अलग से चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वहां पर यह भी कह रहे थे कि आइडियोलॉजिकल मुद्दा है हमारे लिए और इसीलिए हम अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा को लेकर हम जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति आज की स्थिति में शिवसेना यूबीटी के साथ ऐसी हो गई है कि लोग तो डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तो तेरी दोस्ती से डरने लग गए। कांग्रेस को तो शिवसेना यूबीटी के दोस्ती से डर लगने लगा है। आपके दोस्ती आपको टूरिस्ट न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। साहिल जी, यहाँ पे 20-25 मिनट की जो डिबेट हुई है उसमें हम देख रहे हैं फिर से किस तरीके से देश को दिशा भूल करने की पूरी कोशिश करी गई। यहाँ पे आपने एनसीपी के ऊपर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था उसको साफ तौर से बीजेपी के प्रवक्ता, शिवसेना के प्रवक्ता एकदम अच्छी तरीके से गोल पटोल करके उनको अभी बोझा जो लगने लग गए हैं उनको उठा के उन्होंने फेंक दिया है। इन्होंने बात की थी सुशासन की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर इतना ही अच्छा सुशासन है तो आपको पैसों का लोभ लेने की क्या जरूरत है? क्यों 10-10 हजार रुपए आपने 14,000 करोड़ रुपए जीविका दीदी को दिया था? क्या 56 इंच का सीना आप इसी के ऊपर थपथपाते हैं कि आपने महाराष्ट्र के सिविक पोल्स में इतनी बड़ी धांधली करी है? नांदेड़ में आप जानते हैं कि 2,000 लोगों को मंगल कार्यालय में बंद कर दिया गया था और उनको पैसे बांटने की कहां से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। पनवेल में एक व्यक्ति 268 लोगों का बाप घोषित किया जाता है। तो ऐसी तमाम धांधलगर्दियों के बीच में ये चुनाव हुए हैं, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। इसीलिए बीजेपी हो या शिवसेना हो, ये तो गद्दारों की पार्टी है, ये तोड़फोड़ की पार्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही सत्ता के लोग सत्ता को निरस्त करने वाली पार्टी। क्योंकि वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। गद्दारों की पार्टी, थोड़ा धैर्य रखिए। जहां तक मामला है कांग्रेस को टूरिस्ट कहने का या जो भी कुछ कहने का, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो अलायंस पार्टी है हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कि उनके दुश्मन कौन है, उनको किसके खिलाफ लड़ना है। तो कांग्रेस को भुला भला बोल के कुछ उनको हासिल नहीं होने वाला है। हाँ, हमारी लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। दुबे जी सुन रहे हैं ना? बच्चा क्या है उनके सब सुन रहा हूँ साहिल भाई, साहिल भाई सब सुन भी रहा हूँ, सब समझ भी रहा हूँ। दोस्तों को बुरा भरा कहने से कुछ नहीं मिलने वाला। सब सुन भी रहा हूँ, सब समझ भी रहा हूँ। अरे भैया, हम दोस्तों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी इनकी दोस्ती तो 19 में हुई थी। 19 के पहले तो ये बेचारे मझधार में फंसे थे। हम अपनी नाव में इनको बिठाकर किनारे लाए और इनको पानी पिलाया। जब ये होश में आए तो ये वापस हमारी नाव छीनना चाहते हैं। ये अपनी नाव अगर मझधार में ले जाके फिर डूबेंगे तो हम इन्हें फिर बचाएंगे। हम तो बचाते रहेंगे, ये भले हमारे बारे में जो भी समझे, ये हमें लाख जख्म दें, हम तो इनके दोस्त हैं और इनसे दोस्ती निभाएंगे। वो भले दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, चित्रा जी की आवाज नहीं आ रही है जरा, तेरा एतबार ना रहा, फिर भी हम इनका साथ देंगे।
साहिल जी, आपको सभी सवालों का जवाब ये डिबेट में ही मिल गया है, हमारी आवश्यकता ही नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जरा एक सवाल चित्रा जी ने जो उठाया था, शहजाद, पैसे बांटने का आरोप, दर्शक है वो, पैसे बांटने का आरोप, पैसे बांटने का आरोप। और दिलचस्प बात यह है, एक मिनट ऐसा है, जरा एनसीपी के प्रवक्ताओं के पास तो मुझे अलग से जाना है, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग भविष्य मुझे नजर आ रहा है। लेकिन पहले शहजाद, चित्रा बाथम एक आरोप लगा रही थी अभी थोड़ी देर पहले। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपकी आवाज ठीक करिए, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। आरोप ये लगा रही थी कि पैसे बांटे गए विधान, ये जो चुनाव हुए उसमें 20-25 हजार रुपए एक वोट के लिए बांटे गए। कांग्रेस का आरोप है पैसे बांट के जीत मिली है। साहिल जी आप महाराष्ट्र से, हाँ साहिल जी आप महाराष्ट्र से है तो मैं आपको बता सकता हूं, पहले 5 साल पहले 3 साल पहले ये लोग ईवीएम को दोष देते थे, आजकल इन्होंने एसआईआर को दोष देना शुरू किया, फिर उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को दोष देने लगे। अभी आपके पुराने मित्र कुमार केतकर ने सीआईए और मोसाद को भी दोष दिया है, और चिदम्बरम जी ने तो आर्टिकल लिख के बोला जनता ही जिम्मेदार है कि हम मार रहे हैं। तो ये तो जनता तक को दोष देते हैं, महिलाओं को क्या। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, महिला सशक्तिकरण की यात्रा क्या आज से शुरू हुई है? 2001 से मोदी जी, 2005 से शिवराज चौहान जी, मध्य प्रदेश में इतना लंबा इतिहास महिलाओं के लिए काम करने का, महाराष्ट्र में 10-10, 12-12, 15-15 साल से हम लोग महिला योजना चला रहे हैं, और ये पूरा का पूरा। और कोई बोलता ईवीएम से हारे, कोई बोलता इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट से हारे, कोई महाराष्ट्र में एसआईआर की मांग कर रहे थे, कोई बोलता एसआईआर खराब है। तो इनका कोई भी एक स्टैंडर्ड वो रीजन भी नहीं है। ये तो वोटर्स को पैसे बांटकर आप जीते हैं, जो रीजन मन में आया उसको बोल दो। पर मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, लाडली बहन का आरोप नहीं है, महिलाओं को पैसे बांटने का आरोप नहीं है, लाडली बहना का आरोप नहीं है, वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप बीजेपी पर। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्होंने इसी प्रकार का आरोप विधानसभा में भी लगाया था ना। महाराष्ट्र के विधानसभा से लेकर अब तक नतीजों से कितनी कंप्लेंट इन्होंने हाईकोर्ट में दायर की, बताओ ना एक बार। अभी बिहार का चुनाव हुआ 14 नवंबर को, 14 नवंबर से अभी अब आ गए 22 दिसंबर, 21-22 दिसंबर तक कितने कंप्लेंट उधर फाइल किए इस प्रकार की धांधलियों के? एक कंप्लेंट तो दिखा दो। ये नहीं, लेकिन ये जो आरोप है ना, गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहेंगे। पर 10 सेकंड मात्र दीजिए। चित्रा जी आप जवाब देंगे इसका? हर बार आप जब हार जाती है तो नया आरोप, इस बार पैसे बांटने का आरोप, 10 सेकंड मुझे वोटर्स को पैसे बांटने का आरोप। चित्रा जी नहीं, आता हूं आपके पास चित्रा जी, और उसमें और एक चीज मैं ऐड करूंगा। लेकिन चित्रा जी, हमारे पास चित्रा जी आपकी आवाज का इश्यू है, आप जरा आवाज ठीक। पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने धांधलगर्दी की है। कितनी रील्स, कितने सोशल मीडिया पे वीडियोस एवरी डे वायरल हो रहे थे कि कहां कहां कितने कितने हिसाब से बेहिसाब तरीके से पैसे बांटे गए। फॉल्स वोटर्स को लाया गया, अमरनाथ में 200 महिलाओं को वोटर्स, फेक वोटर्स बना के लाया गया, उसके ऊपर एसआईटी हुई है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी और महायुति के दबाव में पूरी तरीके से एकदम मौन व्रत धारण करके बैठा हुआ है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ये आरोप तथ्यहीन है, ये पूरी तरीके से तथ्यपूर्ण। इसमें शहजाद एक बड़ी दिलचस्प बात इस चुनाव में ये भी हुई, जो चित्रा बाथम यहां पर कहने की कोशिश कर रही है। शाइना एनसी की पार्टी के एक विधायक और आपके पार्टी के मंत्री के भाई और आपके पार्टी के जो सांसद हैं उनके बेटे नीलेश राणे ने भी बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष पर यह आरोप लगाया था कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वोटर्स को पैसे बांटने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो यह आरोप तो आपके दोस्तों की तरफ से भी लगाया गया था। यह तो एक बड़ा नया ट्रेंड यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके दोस्त भी इस बार आप पर आरोप लगाए थे, और उसके बावजूद अब आप उनके साथ अलायंस करके बीएमसी के चुनाव लड़ेंगे। शहजाद देखिए, पहले तो मैं साहिल जी समझना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सारी प्रक्रियाएं और इलेक्शन कमीशन ठीक था ना, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिले, तब उनको कोई दोष नजर नहीं आया। और जब महाविकास आघाड़ी हारी यहां पे विधानसभा के चुनाव में, उस समय पे आपको याद होगा 2 बाइपोल, 1 या 2 लोकसभा के बाइपोल हुए थे जिसमें ये लोग जीते, उसमें सवाल नहीं उठाया। सवाल सिर्फ जब हारते तब उठाते हैं। अब देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी आरोप प्रत्यारोप छोड़ो, शिकायत कितनी कर दी है वो दिखा दो, शिकायत को सीरियसली ले सकते हैं। पर आपके तो पूरे प्रेजेंटेशन के बाद ओमर अब्दुल्ला कहते हैं चुनाव फेयर आया, सुप्रिया सुळे बोलती है कि ईवीएम पर दोष नहीं, और 10 सेकंड, क्योंकि आनंद जी बैठे हैं, आनंद जी से थोड़ा तो मोमेंट निकालिए, एक 10 सेकंड दीजिए साहिल जी, सुनिए। कांग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे होते इतके, एखादा चावायचं तरी कोणाला?
अच्छा आनंद जी, बाला साहब ठाकरे जी सही बोलते थे कांग्रेस के बारे में कि गलत बोलते थे? हिंदू हृदय सम्राट बोलिए आनंद जी, बोलिए। ठाकरे जी हमेशा सही बोलते थे और जीवन भर हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हमारे आराध्य हैं, हम उनको भगवान जैसा पूजते, वो सही बोलते थे और हर बार, और वो भाजपा को कमलाबाई बोलते थे, कमलाबाई। ये कमलाबाई अभी ज्यादा कीचड़ फैला रही है। चलिए, हमको जो भी बोला नहीं बोला, इस पर भी 4 लाइन क्या बोला भाई? हद तक गए तो इनके साथ बैठे क्यों? हाँ, आप उनके गोदी में शहजाद बैठे भाई, हैं, उनके साथ कभी- बैठे कभी क्यों? भाई, बाला साहब ठाकरे जी ने बोला था कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा पर कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। हम किसी के गोदी में नहीं बैठे हैं, आपको हम याद होगा अपनी नाव में बैठे हैं और मझधार से नैया पार करेंगे। फेमस इंटरव्यू याद होगा साहिल जी आपको? सभी मिला के देखिए आनंद जी की किसी भी समय दस सेकंड मात्र 10 सेकंड एक मिनट शहजाद, एक मिनट देखिए क्या है ना, जिस तरीके से एक मिनट जिस तरीके से आपने और शिवसेना ने मिलकर अजीत पवार को थोड़ा दूर रखा हुआ है ना, वैसे मैं ये चर्चा में एनसीपी को दूर नहीं रखना चाहता, तो मुझे उनके पास भी जाना होगा क्योंकि वहां पर एक अलग अलायंस बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो मुझे जरा उनके पास भी जाना है। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया, जो नीलेश राणे जो आरोप लगा चुके हैं पैसे बांटने का बीजेपी पर, उसका क्या हुआ, उसका जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं है। मैं दोबारा आपके पास उस पर आऊंगा। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या अब यह वक्त आ गया है कि आप उस समय गजनी जो बन दोस्त जाते हैं, आपके हैं वो आपको साथ में तो नहीं लेना चाहते, ये साफ हो गया है। तो अभी जरा आपके बगल में जो बैठे हैं महेश चौहान जी, उनके साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाए। कहीं ना कहीं तो कोशिश चल रही है, क्योंकि मैंने देखा कि अब थोड़ा आपका ठीक ठाक हो गया है। पहले जिस तरीके से झगड़ा था वो नहीं है, जैसे शिवसेना यूबीटी और शिवसेना का झगड़ा दिखता है वैसा आप में नहीं है, थोड़ा प्यार है आप में। साहिल जी, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को इस बहुत बेहतर तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए दिए गए जो मत हैं, इनके कारण महायुति की को फिर से एक बार जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं एनडीए की तरफ से, महायुति की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरा जो प्रश्न आपने किया, देखिए बहुत स्पष्ट है कि कई बार चुनाव जीतने के लिए एक रणनीति भी तैयार की जाती है और ये रणनीति का ही हिस्सा था जिसके चलते इतना भारी बहुमत से महायुति चुनाव जीत पाई है। इसमें यह मुद्दा नहीं है कि बीजेपी को कितने चेयरमैन मिले, ये मुद्दा नहीं है कि शिवसेना को कितने मिले या एनसीपी को कितने मिले। पूरा मुद्दा यह था कि किसी भी हालत में लोकसभा में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को महाराष्ट्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद जो विधानसभा में आशीर्वाद दिया वो सतत बना रहे, उसको बनाए रखने वो तो हो गया जो पहले होना था। लेकिन बृजमोहन जी अभी क्या करेंगे? देखिए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महानगर पालिका के चुनाव में हम शिवसेना के साथ लड़ेंगे। आपका तो नाम ही नहीं ले रहे, कोई बात नहीं ना, आपका तो नाम ही नहीं ले रहे, तो अभी आपके पास सिर्फ महेश चौहान बचे हुए हैं, एनसीपी एसपी। नहीं साहिल भाई, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, हम लोग महायुति के साथ हैं और महायुति की रणनीति को पूरा करने के लिए जो भी फैसला होता है उसको हम लोग पूरा करते हैं और उसी के अंतर्गत सारी चीजें हैं। अगर महायुति ये फैसला करती है कि हम लोगों को अलग से चुनाव लड़ना चाहिए तो निश्चित रूप से हम लोग एक सरकार चला रहे हैं, सरकार को चलाने के लिए कई बार रणनीति बनाना पड़ती है, उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है आपको एक प्रेडिक्शन दे दूं, हालांकि ये प्रेडिक्शन नहीं कहना चाहिए। शहजाद जिस तरीके से संकेत कह रहे थे ना, मैं संकेत की तरह उसे देख रहा हूं। संकेत ये दिखता है कि इन चुनाव के बाद अब शिवसेना बीजेपी के झगड़े तो खत्म हो गए, ठीक है, लेकिन आपको अभी भी साथ में लेने की कोशिश नहीं है। आपको एक बार फिर एनसीपी एसपी के साथ जाना पड़ेगा, एक बार फिर साथ में आना पड़ेगा। इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो ये होगा कि नहीं होगा, और यही सवाल महेश चौहान को भी रहेगा मेरा। साहिल भाई, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं कि शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी के बीच तो कोई नाइतफाकी थी। बिल्कुल ये नितांत गलत बात है। यहाँ पे साइना बहन बैठी हुई है, वो खुद इस बात को स्पष्ट करेंगी, शहजाद भाई इस बात को स्पष्ट करेंगे। रणनीति के तहत अगर कोई फैसला होता है तो उसको आप अरे क्या बात कर रहे हैं? मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ शब्दों में कह दिया जिस पार्टी में नवाब मलिक नेता है उन पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। ये ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आपको तो लताड़ दिया उन लोगों ने, कहा कि नहीं जाएंगे आपके साथ में, साफ कह दिया। ये बीएमसी के लिए बात हुई है, बाकी की 29 नगर निगम जो है वहां के लिए तो ये कई बार कई चीजें होती हैं। ना पूना में आपको साथ में ले रहे हैं, ना ठाणे में आपको साथ में ले रहे हैं, ना नासिक में आपको साथ में ले रहे हैं, ना नागपुर में आपको पूछ रहे हैं, सतारा में आपको हरा दिया। ये
नहीं साहिल भाई, मैं आपकी इन सारी बातों से असहमत हूं कि नहीं पूछ रहे या नकार दिया या हटा दिया, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ महायुति का सक्रिय दल है। अब दोनों एनसीपी को साथ में आने का समय आ गया है। हो गया झगड़ा, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, पार्टी टूट गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब अगर जिंदा रहना है तो साथ में आना होगा। यही इसका नतीजा निकल सकता है जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसके नतीजे के मुताबिक। साहिल जी देखिए, जिस पार्टी की सत्ता होती है राज्य में, उनके नगर निगम में उनकी सत्ता आती है, ये आज तक का डेटा है। तो जो भी कुछ है वो जीते, जो जीता वो सिकंदर, हम उनका अभिनंदन करते हैं। जिन लोगों ने हमें मत दिए उनका भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और जो सवाल आपने पूछा है, तो अभी आप 1.5-2 घंटे पहले सुप्रिया सुले जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव ना तो उनको गया है और उनके पास से भी ऐसा प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। तो अभी तो ये गुंजाइश नहीं है। दोनों ठाकरे साथ में आ रहे हैं या दोनों पवार साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों ठाकरे साथ में आ रहे हैं, उसका श्रेय उन्होंने फडणवीस को दे दिया है। अब दोनों पवार साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? साहिल जी, आप जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी उनके साथ, एनसीपी के साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहती, उसके पीछे रीजन है। मुंबई की बात करोगे तो मुंबई में जितने भी मुस्लिम वोट्स है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे? महेश चौहान, सिंपल सवाल। दोनों ठाकरे साथ में आ रहे हैं, दोनों पवार साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? साहिल जी मैं वहां रहेगा। सुनिए, वो बोल रहे साथ में ही है। सुनिए साहिल जी, गंगाधरी शक्तिमान है। साहिल भाई सुनिए साहिल जी, मुझे जवाब दीजिए। चलिए, मेरा समय खत्म हो रहा है, इस कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति नए पेज सामने रखती रहती है और इस बार एक बार फिर महाराष्ट्र में पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट साफ नजर आ रहा है। तो यह रीअलाइनमेंट कहां तक जाता है उस पर नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल